हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 अंक वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसके पहले हमने 2 अंकों वाली कई सारी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है परजीवी जीवाणु। तो देखिए, परजीवी जीवाणु या इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो देखिए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 या 3 नंबर में इस बार पूछा जा सकता है। तो देखिए, परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जो जीन है वो व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, इसे ही परजीवी जीवाणु कहते हैं। यानी कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या जीवाणु है जिनके डीएनए के परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त या बाहरी जीन जो है उपस्थित हो जाता है और वह बाहरी जीन उपस्थित होने के बाद अपनी अभिव्यक्ति को या अपने लक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है, इसे ही परजीवी जीवाणु कहते हैं। यदि हम परजीवी जीवाणु की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, जो इकोलाई है, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है यह एक परजीवी जीवाणु है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन भी कई सारे पेपर में आते हैं कि परजीवी, सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या आ सकता है कि परजीवी बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इकोलाई। इसके बाद फिर क्या है, जो मधुमेह या डायबिटीज रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। अब देखिए, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है। तो इंसुलिन का भी ये क्या करता है, इंसुलिन को भी उत्पन्न करता है। और इंसुलिन को उत्पन्न करता है यह इकोलाई बैक्टीरिया, परजीवी जीवाणु जो है यह इंसुलिन को उत्पन्न करता है जो कि मधुमेह या डायबिटीज रोग के लिए निदान के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और यदि बात करें इंसुलिन की, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि जो इंसुलिन है वह किससे बना होता है। तो देखिए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन अणु 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इंसुलिन किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तथा साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ये आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो जीएम फसलें होती है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें हैं, इनसे क्या लाभ है ये आपको बताना है। देखिए, आपको ट्रांसजेनिक जीव या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव हैं, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीवों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है। तो देखिए, जो जीएम फसलें होती है यानी जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती है उनके लाभ क्या क्या है। पहला लाभ क्या है, देखिए कि जीएम फसलें जो होती है ये फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती हैं। कोई भी जो जीएम फसलें होती है यह फसलीय पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षणों को उत्पन्न करती है। दूसरा लाभ क्या है कि जो ट्रांसजेनेसिस होता है इसके द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स उत्पन्न करने वाली जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। ट्रांसजेनेसिस के द्वारा जो जीएम पौधे होते हैं उनमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है और ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है और फिर ये फसलें ही उस प्रोटीन का उत्पादन करने लगती है। अगला यहाँ पे देखिए लाभ क्या है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की जो अभिव्यक्ति होती है उसको रोकने में भी सहायता मिलती है। पहले से उपस्थित जो जीन्स की अभिव्यक्ति है उसको रोकने में भी सहायता मिलती है जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जीएम फसलों से जो 3 यहाँ पे लाभ दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। देखिए, टीआई प्लाज्मिड पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड की यदि हम बात करें तो देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करते हैं, टीआई प्लाज्मिड कहलाते हैं। सबसे पहले तो यानी इसका स्रोत क्या है टीआई प्लाज्मिड का, तो आपको लिखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया। तो यह क्या है, इसका स्रोत है। टीआई प्लाज्मिड का प्रमुख स्रोत क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब यह जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु हैं
जो कि विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात, यानी ये जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं ये संक्रमण के पश्चात जो भी द्विबीजपत्री यानी जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें संक्रमण के पश्चात, संक्रमण तो करते ही हैं, उसके बाद जो है ट्यूमर निर्माण को भी अभिप्रेरित करते हैं, यानी डाइकाट प्लांट में ये ट्यूमर के निर्माण को भी अभिप्रेरित करते हैं या हम कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं। और यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का भी कार्य करते हैं। और ये जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से पाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या हम ये कह सकते हैं जीन अभियांत्रिकी में भी वाहक का या वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी ध्यान में रखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में टीआई प्लाज्मिड पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग भी 2 या 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जीन क्लोनिंग की यदि बात की जाए तो जीन क्लोनिंग जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि ही जीन क्लोनिंग कहलाती है। क्लोन का मतलब ही क्या होता है कि हूबहू जो है दूसरी संरचना बनना। मतलब यहां पे क्या है कि जीन क्लोनिंग है तो जीनों की यदि क्लोनिंग होती है तो उसको हम जीन क्लोनिंग कहेंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर एक विशिष्ट जीन की अनेक प्रतिकृति मतलब अनेक कॉपी जो है उसकी तैयार की जा सके, मतलब अनेक कॉपी या उसके क्लोन जो है तैयार किए जा सके, तो ऐसी क्लोनिंग को ही हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग के देखिए कई सारे उपयोग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जीन क्लोनिंग का पहला उपयोग क्या है कि उच्च गुण वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में। पहला इसका यूज क्या है कि उच्च गुण वाले जीवों को भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि विलुप्त हो रहे पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में, जो भी विलुप्त हो रहे हैं पादप एवं जंतु उनको संरक्षित करने में भी जीन क्लोनिंग की भूमिका अहम है। इसके बाद देखिए अगला क्या है उपयोग कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पशुओं को पैदा करने में। किसी भी आनुवांशिक यानी जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड जो जीव हैं उनको पैदा करने में या परिवर्तित करने वाले पशुओं में भी उनको पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है जीन क्लोनिंग का। अगला उपयोग क्या है कि किसी भी जीव के इच्छित जीनोटाइप को संरक्षित करने में, पर्टिकुलर जीव के जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप को संरक्षित करने में भी जीन क्लोनिंग की अहम भूमिका होती है। तो जीन क्लोनिंग के आपको इतने यूजेस जो हैं वो याद रखने हैं। इसके बाद देखिए ट्रांसजीन क्या होते हैं। तो ट्रांसजीन यदि पेपर में आता है कि क्या होते हैं तो आपको बताना है कि ऐसे जीन जिनकी कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम में जोड़ दिया जाता है, ऐसे जीन ही ट्रांसजीन कहलाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे जीन जिनको कि कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम के साथ जो है, अब जीनोम क्या होता है, जीनों का समूह ही जीनोम होता है। तो ऐसे जीन जिनकी कृत्रिम रूप से, जिनको कि हम कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम से जोड़ दें, ऐसे ही जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं, ट्रांसजीन कहलाते हैं। तथा जिन जीवों में इन ट्रांसजीनों को जोड़ा जाता है ऐसे जीवों को हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। तो ट्रांसजीन भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज की यदि हम बात करें तो देखिए डीएनए लाइगेज जो है यह एक प्रकार विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि 2 डीएनए खंडों को आपस में या डीएनए अणु के टूट फूट वाले स्थल को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है यह एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो 2 विशिष्ट डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने या टूट फूट वाले स्थलों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, स्पाइरुला का आर्थिक महत्व। देखिए स्पाइरुला की यदि हम बात करें तो इसका आर्थिक महत्व जो है आपको पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए इसका पहला आर्थिक महत्व क्या है कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन दर होती है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन दर होती है जिससे कि यह कम समय में बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइरुला है क्या। तो देखिए स्पाइरुला जो है यह एक प्रकार का शैवाल है जो कि पानी में पाया जाने वाला पौधा होता है मुख्य रूप से, और क्या होता है, एल्गी या शैवाल होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है। और इसका जो यूज होता है मुख्य रूप से कई सारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा महत्व होता है। और स्पाइरुला जो है आयुर्वेद की कई दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो यहां पे इसका महत्व भी आपको देखना है। तो पहला महत्व क्या है कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन दर होती है जिससे कि यह कम समय में ही बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पन्न करता है। दूसरा है कि यह बहुत ही कम समय में औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है।
इसको कम समय पर और अधिक से अधिक औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है। तीसरा यहां पे इसका इंपॉर्टेंस है कि यह आलू अनुसंधान या हम कह सकते हैं आलू संसाधन संयंत्र में अपशिष्ट पर, घास फूस पर या खरपतवार या पशु खाद यहां तक कि वहित मल पर भी आसानी से इसको उगाया जा सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आलू संसाधन संयंत्र में तथा अपशिष्ट पदार्थों में या घास फूस वाले स्थानों में या खरपतवार वालों में या पशु खाद में कई जगहों पर इनको जो है आसानी से उगाया जा सकता है, जिस कारण से यह काफी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है सामक औषधियां क्या है। तो देखिए सामक औषधियां क्या होती है। सामक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो कि सीधे मस्तिष्क यानी कि सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। ऐसी औषधियां जो कि सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं, ऐसी औषधियां ही सामक औषधियां कहलाती है। और ये जो है शरीर को निश्चिंत तथा सुस्त बना देती हैं। इसके अलावा शरीर को स्वतंत्र कर देती हैं तथा इनकी अधिक मात्रा के सेवन से क्या होने लगता है कि नींद आने लगती है। और निद्रा उत्पन्न करने वाली इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहा जाता है। और जो औषधियां मुख्य रूप से निद्राकारी होती हैं उनको हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। सामक औषधियों के एग्जाम्पल यहां पे देख लीजिए आप, बार्बिटूरेट्स एवं बेंजोडाइएजोपिन्स, ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, सामक औषधियों के। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि औषधि व्यसन क्या होता है। तो औषधि व्यसन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली पदार्थों पर निर्भरता ही क्या कहलाती है, व्यसन कहलाती है। मुख्य रूप से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उस पर निर्भर रहता है, तो उसकी यह निर्भरता क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। और सामाजिक दबाव या उत्सुकतावश नशीले पदार्थों का सेवन करके व्यक्ति उत्तेजना एवं रोमांच का अनुभव करता है। कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है और उससे अपने आप को बहुत ही उत्तेजित या एक्साइटमेंट भरा और रोमांच का अनुभव करने लगता है अपने आप में, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव के कारण जो है लगातार इसका क्या करता है, सेवन करता है। और इनके लगातार सेवन करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वह चाह कर भी इसको छोड़ नहीं पाता, यानी व्यक्ति को इसकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है या हैबिट पड़ जाती है। और इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, औषधि व्यसन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, औषधि व्यसन भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्यसन के प्रमुख कारण। ये तो व्यसन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। व्यसन के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो है उत्सुकतावश जो है व्यक्ति क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरा है सामाजिक दबाव। तीसरा है फिर इसके बाद निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। और इसके बाद चौथा है क्या कि उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति जो है औषधि व्यसन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यसन के कारण है ये भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।